नमस्कार। आज की हमारी कहानी है एक नई जिंदगी। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का वंश, समझो ड्राइवर भैया के सर पर। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे में सफ़ेद रंग का टिफ़िन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकली सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने वंश की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? वंश ने बड़ी गंभीरता से ना का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, शूशू आई है क्या? वंश ने फिर कहा, ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी? हाँ। वंश ने कहा, ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में वंश का बस स्टॉप आ गया। रोज की तरह आया, उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी। वो घर की ओर चले तो वंश इतनी तेजी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हाँफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज़ कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ क्या कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ रजनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। वंश ने बैग सोफे पर डाला, फिर माँ से लिपट गया। बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। रजनी ने कहा, अच्छा आराम से। तुझे बताया ना, आजकल मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं है। रजनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख, डॉक्टर अंकल ने ये दिया, रजनी ने कहा और वंश की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। वंश को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब? रजनी ने कहा, 2 महीने बाद, 28 अगस्त को। वंश उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और जोर जोर से गाता जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रजनी और उसके पति रोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली जिंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वह 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा। दोनों के लिए अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वंश की अच्छी परवरिश हो, इसके लिए रजनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, बखूबी संभाल रही थी। रोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं न कहीं छुट्टी पर जरूर चले जाते थे और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल ही रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रजनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन रोहित ने रजनी की माँ को याद शहर फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रजनी को कहा कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद लक्ष्मी की शादी में शहर में नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फ़ौरन बाद आप यहाँ रजनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-2 पेटी लीची और आम जरूर पैक करवा दें। ये वंश को खाने को नहीं मिले ना तो वो मुझे खा जाएगा। रजनी की मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। रोहित कोशिश करता था रजनी को खुश मिजाज रखे। अपने दफ्तर की फाइलें और स्ट्रेस वो घर वापस ना लाई। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते थे। ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे वंश का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नामों की किताब खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे। रोहित हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रजनी का ख्याल रखता था। दफ्तर से फ़ोन करके खैरियत पूछता था।
बहुत से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने के पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मशरूफ़ हो चुके रोहित और रजनी फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में 20 मिनट की देर थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफॉर्म पर बैठने तक की जगह नहीं थी। वैसे रोहित अगर बैठना चाहता भी तो वंश उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था उसकी नानी जो आ रही थी। रोहित ने रजनी की मम्मी से कहा था कि वो फ्लाइट की टिकट भेज रहा था, पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और वंश तो प्लेटफॉर्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर गाए जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा वंश को थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता उससे वंश अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता था और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागज़ों का ढेर ले आता था जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग बनाई थी। असल में वंश ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गैस करके रोज़ एक ड्राइंग बनाएगा। नानी हाथ मुंह धोकर उसके लिए लीची छीलने के लिए बैठी ही थी कि वंश ने कहा, नानी जब बेबी घर आएगा ना और मेरी इतनी सारी ड्राइंग में अपनी फ़ोटो देखेगा तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। फिर मैं रोज़ उसे अपने साथ पार्क में खेलने के लिए ले जाऊंगा और उसको अपनी बॉल दूंगा, अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। ऐसा लगता था जैसे वंश भाई साहब ही सबसे बड़े अथॉरिटी हैं आने वाले बेबी के ऊपर। रजनी की माँ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बच्चे के लिए उनके मोजे बुनने लग गई थी। एक छोटा सा पालना खरीद लिया था और रजनी के सामने बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगी थी। लेकिन वंश ने पालने को रिजेक्ट कर दिया था। वो रोहित से जिद करके बंक बेड खरीदवा लाया था। कहता था कि वो नीचे वाले बेड पर सोएगा और बेबी ऊपर वाले में। रोहित अक्सर कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से वंश की हरकतों को देखते रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। रजनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में होती है, जिसमें माँ को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूँ तो रोहित ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर रजनी परफेक्शनिस्ट थी और सच कहूँ तो उसे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े फंक्शन को उसका हस्बैंड अकेला ऑर्गेनाइज कर पाएगा। रजनी ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफे से बिस्तर और बिस्तर से सोफे के बीच पेंडुलम की तरह घूमती ही तो रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियां एक बहाना ही रहा होगा रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर धावा बोलने की तैयारियां कर रही थी। मामियां और भाभियां, चाचियां और फूफियां सब आने का मन बना रही थीं। इसी बीच वंश का बेबी पूर्ण जोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। आंटी वंश को बुला दीजिए प्लीज़। आंटी बेबी घर कब आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो रोहित ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, अविरल, आदित्य, हिमांशु। रजनी ने जवाब में शॉर्टलिस्ट किए थे, कुश, मलय, कौस्तुम। अच्छा, अगर लड़की होती तो रोहित ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच लिया था, आयशा। और रजनी का फैसला था कि उनकी बेटी का नाम अदिति होगा। इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा वंश पिसा जा रहा था। ना जाने कितनी बार वो पर्चियाँ उठा चुका था, ना जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी सीट पर कई नामों में से एक नाम उंगली रख चुका था, लेकिन हर बार मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे और फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते
गोद भराई का दिन भी आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी थीं। उधर अपने कमरे में रजनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। रोहित को देखा, खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, बेहोश होने लगी थी। एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फौरन रजनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से रोहित 3 बार कह चुका था, भैया जरा सा तेज़ चलाइए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार रोहित उस पर चिल्ला गया था। बदहवास था वो। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे जिंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया था। रजनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। बड़ा अकेला महसूस कर रहा था वो। अचानक रोहित अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रजनी का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। खैर डॉक्टर्स ने आखिरकार रजनी को एडमिट कर लिया। रोहित जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। पहली बार रजनी के इस बहादुर लड़की के चेहरे पर शिकन देखी थी। माँ बनने का सपना वो बचपन से संजोए थी। ये सपना वो खोना नहीं चाहती थी। रोहित ने रजनी की खातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर, और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान वंश का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन रजनी की हालत सुधर ही नहीं रही थी। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक दरीचा है, और उस दरीचे से रोहित अपनी पत्नी की ज़िंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी ज़िंदगी का सोचा समझा प्लानर तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए फिक्स डिपॉजिट। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते हैं। हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर रजनी अपने वार्ड से निकल गई। पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर अटेंडेंट उसे लंबे कॉरिडोर में लेकर चले। रोहित भी साथ ही चल रहा था। नास्तिक था, पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद भी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रुकने को कहा गया। रोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी खत्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। रोहित बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और कहा, मिस्टर रोहित। रोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक हैं, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बॉर्न बेजान पैदा हुआ है। रोहित और रजनी की ज़िंदगी का खूबसूरत फोटो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतज़ार था, वो उनकी ज़िंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ रजनी की माँ को बताई गई। रजनी का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकियों से भरा रहता। रोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी जोर जोर से सिसक सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर कमज़ोर नहीं दिख सकता था। घर पर वंश को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की मनाही थी। रोहित और रजनी का अपना गम इतना तकलीफ दे नहीं था जितना उस लम्हे का डर जब अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे। खाली हाथ वो दोनों जब घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे, जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। रजनी को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिलने वाली थी, लेकिन शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गई।
आखिरकार एक दिन रजनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। रोहित ने अस्पताल से चलने से पहले घर फ़ोन किया। आया ने उठाया। वंश कहाँ है? रोहित ने कहा। एरोप्लेन बना हुआ है साहब। पीछे वंश के ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था। मेरे घर एक काका आने वाला है। रोहित ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। पेपर वर्क पूरा हो गया था। वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद रोहित ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाज़ा खोला और पलटकर चिल्लाई, वंश देखो कौन आया है। वंश दौड़ता हुआ आया। वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी। रोहित ने पलटकर रजनी और उसकी माँ को देखा। रजनी बोली, लो ये है तुम्हारा बेबी। रजनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मींचता हुआ। रजनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और वंश की खुशी की खातिर रोहित और रजनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था अनाथालय जाकर। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।